हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 5 समझने जा रहे हैं, जो है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, तो इसे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, पानी आनी पी के बैठिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है और वीडियोस की तरह शॉर्ट नहीं होगी। और इसमें थोड़ा पोर्शन जो है वो थोड़ा मेमोराइज करने का भी है, और बाकी पूरा मैंने अच्छे से इसमें अपने नोट्स में कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पांचवा चैप्टर, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। इसमें पहली हेडिंग है लैंड यूज कैटेगरीज। लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो हमारे यहाँ एक लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जो लैंड यूज के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है। इसमें दो एरियाज के बारे में बात होती है, एक रिपोर्टिंग एरिया, ये एस्टिमेट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो हमारे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उनका एस्टिमेट देता है। ठीक है। और ज्योग्राफिकल एरिया क्या होता है? सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द कंट्री, यूनिट्स इन इंडिया। और जो हमारा इंडिया का सर्वे है वो ज्योग्राफिकल एरिया को मेजर करता है, और जो लैंड यूज रिकॉर्ड है उससे हमारा रिपोर्टिंग एरिया पता चलता है। ठीक है। द लैंड यूज कैटेगरीज आर मेंटेन इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एस फॉलोज। जो जो लैंड यूज कैटेगरीज जो हमारे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में लैंड यूज कैटेगरीज है वो कैसी इस तरह से मेंटेन रहती है। पहला, फॉरेस्ट मेंशन रहता है उसमें। फिर ठीक दूसरा रहता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, मतलब जो लैंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज में है वो भी वो भी हमारे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मेंशन रहता है। जैसे एन एक्सपेंशन इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी विल लीड टू एन इंक्रीज इन कैटेगरी ऑफ लैंड यूज, मतलब कैटेगरी वुड इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंड यूज, मतलब जो जैसे हमारी सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज बढ़ेंगी वैसे ही हमारा लैंड जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए बढ़ता जाएगा। तीसरा, बैरन और वेस्ट लैंड भी इसमें रहता है। मतलब वेस्ट लैंड्स मतलब जहाँ जिस लैंड्स पे कोई भी एक्टिविटी ना हो और ना एग्रीकल्चर होता हो। ठीक है। एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड गेजिंग लैंड्स, मतलब परमानेंट पेस्चर और गेजिंग लैंड्स भी इसमें मैटर है। मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय विलेज पंचायत और गवर्नमेंट। द लैंड ओन्ड बाय विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है। मतलब जो लैंड इसमें आता है वो मेनली विलेज पंचायत और गवर्नमेंट के अंदर होता है, और जो लैंड विलेज पंचायत के ओन में आता है वो उसे कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। अब एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, जो एरिया मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रोव्स के अंदर आता है, मोस्ट मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। काफी लैंड जो होता है प्राइवेटली ओन्ड होता है। कल्चरल बेस्ड लैंड, एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, मतलब जो लैंड कल्टीवेट नहीं कर हुआ है और फॉर मोर देन 5 years उसको बोलते हैं कल्चरल बेस्ड लैंड। करेंट फैलो क्या होता है? दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, जो लैंड जिसमें कोई कल्टीवेशन ना हुआ हो एक और एक साल से लेस, उसको वो होता है करेंट फैलो। और फॉलो अदर देन करेंट फैलो, दिस इज द कल्टिवेटेड लैंड व्हिच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन ईयर बट लेस देन 5 year। और जो जो लैंड 1 और 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड लेफ्ट रह गया है उसे बोलते हैं फैलो अदर देन करेंट फैलो। ठीक है। नेट एरिया शोन क्या है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच एरिया क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड, मतलब लैंड का उतना एरिया जहाँ पे क्रॉप्स को सो और हार्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं नेट शोन एरिया। तो इतनी सारी चीजें थी जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन की गई हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, की लैंड यूज चेंज इंडिया में कैसे हुआ है। ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट एन इकोनॉमी अंडरगोज व्हिच अफेक्ट लैंड यूज। The size of economy grows over time as a result of increasing population, change in economy level, available technology, and associated factors. As a result, pressure on land increases with time and marginal land will come under use. मतलब समय के साथ हमारे देश का इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, और उससे क्या होता है, लैंड पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, और जो जो मार्जिनल लैंड था उसको भी हम लोग यूज में ले रहे हैं। लैंड पे प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब हमें सपोज करो कुछ इंडस्ट्री सेट करनी है। ठीक है। तो हम लोग लैंड है उसी पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इसलिए लैंड पे जो है प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी would undergo a change over time. The secondary and tertiary sectors usually grow much faster than primary sector, especially the agriculture sector. Gradually shift of land from agriculture used to non-agriculture used. मतलब पहले क्या था? पहले हमारा जो था देश जो था पहले एग्रीकल्चर पे मेनली था, लेकिन अभी भी है, बट अब क्या है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जा रहा है प्राइमरी सेक्टर से, और लैंड का यूज जो है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है रीजन फॉर कंटिन्यूड प्रेशर ऑफ ऑन एग्रीकल्चर लैंड आर, लेकिन अभी भी
हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिड्यूस ओवर टाइम, द प्रेशर ऑफ द लैंड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी डज नॉट डिक्लाइन। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे कम हो रहा है, बट प्रेशर लैंड पे एग्रीकल्चर यूज के लिए अभी भी उतना ही है, कम नहीं हो रहा है। मतलब एग्रीकल्चर यूज के लिए अभी भी लैंड पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। उसका रीजन, अब उसका रीजन क्या क्या है। पहला रीजन है, इन डेवलपिंग कंट्री द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजली डिक्लाइन मच मोर स्लोली कंपेयर टू द डिक्लाइन इन सेक्टर शेयर इन जीडीपी। मतलब डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजली डिक्लाइंस मच मोर स्लोली कंपेयर टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर शेयर इन जीडीपी। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन का शेयर है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो स्लोली डिक्लाइन करता है। किसके कंपैरिजन में? जीडीपी का कंपैरिजन। मतलब एग्रीकल्चर का शेयर जितना जीडीपी में है वो फास्ट डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन लोगों का लोग जितने एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं वो लोग, उनका शेयर कम डिक्लाइन कर रहा है, इसलिए प्रेशर अभी भी लैंड पे उतना ही है। द नंबर ऑफ पीपल डेट द एग्रीकल्चर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। एग्रीकल्चर से जितने लोग फीड हो रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाई डे। अब उसके बाद शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज करेंट फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया हैव शोन एन इंक्रीज। ये सब जो एरिया हैं इन सब में इंक्रीज हुआ है लैंड यूज। कौन कौन से एरिया? एरिया अंडर फॉरेस्ट एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज करेंट फैलो लैंड्स एंड नेट सोन एरिया हैव शोन एन इंक्रीज। देखिए एक ग्राफ दिया था एनसीईआरटी में 1960-61 में क्या हालत थी और 2008-9 में क्या हालत है। जैसे फॉरेस्ट जो था, ये वाली लाइन है, ये 1960-61 का दिखा रहा है और ये 2008-9 का दिखा रहा है। तो फॉरेस्ट जो है देखो बढ़ा है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज बढ़ा है, बैरन एंड वेस्टलैंड कम हुआ है, परमानेंट पेस्चर एंड ट्री क्रॉप्स ये भी कम हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेबल इस चार्ट में समझाया गया है। अब द रेट ऑफ इंक्रीज इज हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। सबसे ज्यादा किसमें रेट बढ़ा है लैंड का? नॉन एग्रीकल्चर यूज में। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज इज इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ वेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब क्या हुआ है? मतलब ये है कि नॉन एग्रीकल्चर यूज में का रेट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और ये कहाँ से, ये लैंड जो बढ़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है वेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ वो लैंड को अब इस नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ करंट फ्लैलो फ्लक्चुएट्स अ ग्रेट डील ओवर ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग साइकिल्स। द ट्रेंड ऑफ करंट फ्लैलो, ये जो करंट फ्लैलो का ट्रेंड होता है वो काफी फ्लक्चुएट करता है। करंट फ्लैलो क्या था? करंट फ्लैलो अगर आपको याद हो, हम लोग ऊपर पढ़े थे, ये क्या था? जो लैंड कल्टीवेशन के लिए एक या एक साल से कम के लिए मतलब जो लैंड एक या एक साल से कम अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है उसको बोलते हैं करंट फैलो। तो इसमें बोला है कि करंट फैलो क्या है, जो ये करंट फैलो जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल पे। नेट सोन एरिया में भी इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द यूज ऑफ कल्चरल वेस्टलैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। क्योंकि हम लोग कल्चरल वेस्टलैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के यूज किया, इसलिए नेट सोन एरिया भी बढ़ा है। बिफोर विच इट वाज रजिस्टरिंग अ स्लो डिक्रीज। इससे पहले ये थोड़ा सा स्लो डिक्रीज भी कर रहा था। उसका रीजन क्या था? यार इंडिकेटर दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हैज ऑकर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। मतलब पहले जो कल्चरल वेस्टलैंड था उसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूज का ज्यादा ले रहे थे, बट अब जो है पहले स्लो डिक्रीज कर रहा था बट अब इंक्रीज कर रहा है नेट सोन एरिया। अब किन चीजों ने डिक्लाइन शो किया है? बैरन एंड वेस्टलैंड। इसने क्यों डिक्लाइन किया है? हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा कि इस लैंड को नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर यूज के लिए लिया जा रहा है। कल्चरल वेस्टलैंड, इसको इसमें भी डिक्लाइन हो रहा है। एरिया अंडर पेस्चर एंड ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड्स, इनमें भी डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब लैंड को एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि इन पे भी प्रेशर, इन चीजों पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो बेकार के लैंड पड़े थे उनको यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है? लैंड अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, प्राइवेट लैंड, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ओनरशिप, लैंड की ओनरशिप के बेस पे दो तरह के लैंड होते हैं। क्या? पहला होता है प्राइवेट लैंड, दूसरा होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। While the former is owned by an individual or group of individual, the latter is owned by the state meant for the use of community. प्राइवेट लैंड इंडिविजुअल ओन करता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है स्टेट ओन करता है। Common property resource can be defined as community's natural resource where every member has the right of access and use specific obligation without anybody having property rights over them. Example: community forest, pasture land, village water bodies. मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कम्युनिटी के नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे हर मेंबर को राइट होता है उनको एक्सेस करने का और कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, और किसी पे
उसका प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता है, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट, पेस्चर लैंड, विलेज वाटर बॉडीज, मतलब अपनी जो विलेज में पानी रिवर है मान लो सपोज, तो उसमें सब लोग जाके यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। अभी आता है हमारा एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया, contribution of land in agriculture output is much is more compared to its contribution in output in other sector. The lack of access to land is directly correlated with the incidence of property in rural areas. कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में हमारा जो लैंड का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है दूसरे सेक्टर के कंपेयर, क्योंकि सपोज करो किसी के पास अगर एग्रीकल्चर में लैंड ही नहीं है तो क्या काहे पे एग्रीकल्चर करेगा, ठीक है। ओवर द ईयर देयर इज मार्जिनल डिक्लाइन इन अवेलेबल टोटल स्टॉक ऑफ कल्टीवेबल लैंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि टोटल जो स्टॉक ऑफ कल्टीवेबल लैंड है उसमें थोड़ा मार्जिनल डिक्लाइन आया है। अर्जेंट नीड टू इन्वॉल्व एंड अडॉप्ट लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज, सच टेक्नोलॉजी क्लासिफाइड इन द टू हेड्स। हमारे इस समय का अर्जेंट नीड है कि हम लोग लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज का यूज करें, और इस टेक्नोलॉजी को दो में हेड में क्लासिफाई किया गया है। दोज विच रेज द यील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट पर एरिया ऑफ लैंड। इस टेक्नोलॉजी से हमें किसी भी क्रॉप की पार्ट यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी, दोज विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर वन एग्रीकल्चर ईयर बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इंटेंसिटी, ठीक है। द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, GCA अपॉन NSA इंटू 100। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का परसेंटेज हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। NSA मतलब नेट सोन एरिया, और जी है ग्रॉस कल्टीवेबल एरिया पर नेट सोन एरिया इंटू 100। यह है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का परसेंटेज। अब क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, क्रॉपिंग सीजन इंडिया में क्या क्या होते हैं, 3 तरह के सीजन होते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जैद सीजन। ये नॉर्थन और इंटीरियर पार्ट में इस तरह से क्रॉपिंग सीजन को डिफाइन किया गया है। खरीफ सीजन कब होता है, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होता है, उसको खरीफ सीजन कहते हैं। इसमें राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा ये सब उगाए जाते हैं, ठीक है। रबी सीजन कब वो स्टार्ट होता है, जब हमारा विंटर स्टार्ट हो जाता है, मतलब खरीफ सीजन खत्म हो जाता है, फिर अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल में खत्म होता है। इसमें टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स को उगाया जाता है, जैसे बीट, ग्राम, मस्टर्ड। टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स मतलब जहाँ ये वो क्रॉप्स मतलब जहाँ टेम्परेट रीजन मतलब ठंडक वाले रीजन, ठीक है। There is a short duration summer cropping season beginning after harvesting of rabi crops. सॉरी, मतलब जब हमारे रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है खत्म, तब उसके बाद जेर शॉर्ट ड्यूरेशन का समय आता है। यहाँ पे क्या क्या कल्टीवेट करते हैं हम लोग, वाटरमेलन, कोकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, ये सब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स, द फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज इरिगेटेड एंड रेनफेड। मतलब क्रॉप्स में कैसा मॉइस्चर है, फार्मिंग को 2 तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग, इरिगेटेड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। इरिगेटेड फार्मिंग को ऑफ द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव इरिगेशन, इरिगेटेड फार्मिंग को भी 2 तरह से डिवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव इरिगेशन और प्रोडक्टिव इरिगेशन। अब प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी, व्हिच ऑफन मींस दैट इरिगेशन एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्रॉप्स को सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी बचाना होता है, और इरिगेशन इसमें सप्लीमेंट्री सोर्स का प्ले करता है पार्ट। प्रोडक्टिव इरिगेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग सफिशिएंट मॉइस्चर देते हैं जिससे हाई प्रोडक्टिविटी अचीव हो, ठीक है। उसके बाद आती है, मतलब 2 तरह की फार्मिंग होती है इरिगेटिव में, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव। इसका प्रोडक्टिव फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहा है, और मॉइस्चर हम लोग कैसे देते हैं, इरिगेशन से। और प्रोडक्टिव इरिगेशन का मतलब है कि सॉइल में मॉइस्चर उतना बना रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो ये 2 मेन वो रीजन हो गए। उसके बाद होता है रेनफेड फार्मिंग, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू ड्राईलैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग। ये क्या होता है, ये बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन, मतलब सॉइल मॉइस्चर कैसा है उस बेसिस पे हम इसे 2 तरह से डिवाइड करते हैं, ड्राईलैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, लार्जली कन्फाइंड टू रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। ड्राईलैंड फार्मिंग उन रीजन में कन्फाइंड होती है जहाँ रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें ये सब फॉडर क्रॉप्स होते हैं, प्रैक्टिस वेरियस मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम ये सब फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि वहाँ पे एनुअल रेनफॉल काफ़ी कम होती है। उसके बाद क्या होती है, वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड फार्मिंग में रेनफॉल एक्सेस में होती है,
Rainfall is in excess of soil moisture requirement of plant during rainy season. Such region may face flood and soil erosion hazards. यहाँ पे वेटलैंड फार्मिंग में जो है रेनफॉल एक्सेस में होती है, यहाँ पे फ्लड और सॉइल इरोजन की खतरा होता है। यहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो होते हैं, जैसे राई, जूट, शुगरकेन, ये सब यहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ने समझ लिया, क्या क्या समझ लिया, टाइप ऑफ फार्मिंग दो तरह की होती है, इरीगेटेड और रेन फेड फार्मिंग। मतलब इरीगेटेड फार्मिंग वो होती है, यहाँ पे हम लोग इरीगेशन से फार्मिंग, इरीगेशन एक मतलब इरीगेशन से पानी पहुंचाते हैं। रेन फेड मतलब जहाँ हम लोग रेन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं फूड ग्रेन्स पे। दोस्तों फूड ग्रेन्स में है ये वाला टॉपिक जो है, ये थोड़ा मेमोराइज करने वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये पढ़ना है कि हम लोग को, जैसे सपोज वीट है, तो वीट इंडिया में कहाँ का मेजर पाया जाता है, कितना परसेंट एरिया वीट से इंडिया में कवर्ड है। ठीक है, और कौन से सीजन में वीट होता है, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेजर यहाँ को समझने का नहीं है। ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा। अब क्या है, फूड ग्रेन्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। On the basis of structure of grain, the food grain are classified as cereal and pulses. Food grains mainly 2/3 क्रॉप टोटल क्रॉप एरिया कंट्री में ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद क्या है, द कंट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 11% सीरियल्स ऑफ वर्ल्ड एंड रैंक्स थर्ड इन प्रोडक्शन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। सीरियल्स है, द कंट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 11% सीरियल्स ऑफ वर्ल्ड। कंट्री जो है 11% सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस करती है अपनी, और चाइना और यूएसए के बाद ये रैंक होती है सीरियल्स अपनी। ठीक है, तो सीरियल आप लोग के सीरियल्स कौन कौन से होते हैं। अब राइस होता है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन राइस में 21.6% है वर्ल्ड में, और चाइना के बाद आता है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 3 तरह की राइस होती है, ओस, अमन एंड ब्रोरो। तो दोस्तों ये हमें मेनली ये वाला टॉपिक मेनली याद करने वाला है, तो ये वाला थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, व्हीट इंडिया में कितना, 12% है टोटल वर्ल्ड का। ये क्रॉप है टेम्परेटरी जोन का। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये सब है लीडिंग प्रोड्यूसर है व्हीट के। जब उसके बाद आता है सीरियल्स में जवल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये कहाँ का, खरीफ और रबी सीजन दोनों में होता है साउथर्न स्टेट में, और नॉर्थर्न इंडिया में खरीफ क्रॉप है, और ये मेनली फॉडर क्रॉप है। ठीक है, बाजरा कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ये रेन फेड क्रॉप है, तो इसलिए इसकी यील्ड राजस्थान में कम होती है, 5.2% ये टोटल क्रॉपिड एरिया है कंट्री का। उसके बाद मेज जो होता है वो फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप होता है, ये 3.6% है अपना टोटल क्रॉप एरिया का। ये कहाँ का होता है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है, अपनी पल्सेस हैं। पल्सेस जो होती हैं वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेस का, और इसका 1/5 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड इंडिया देता है। पल्सेस ऑक्यूपाई 11% टोटल क्रॉप एरिया, और दो तरह की पल्स होती हैं, ग्राम एंड तुर। उसके बाद है ग्राम। ग्राम में क्या क्या है, ग्राम कहाँ का होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। ये 2.8% टोटल क्रॉप एरिया कवर करता है। तुर तुर को कहा जाता है रेड ग्राम और पीजन पी। ये 2% टोटल क्रॉप एरिया कवर करता है, और ये कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स हम लोग ऑयल खाते हैं उसके लिए ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये कहाँ का मेजर ऑयल सीड्स होते हैं, मालवा प्लेटू में, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लेटू, ऑयल, ये सब मेजर रीजन है ऑयल सीड्स के। उसके बाद ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जो है, ये ऑयल सीड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्राउंड नट एक ऑयल सीड है, ये 18.8% हमारा टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन है 2008-9 में। 3.6% टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री का। गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद आता है रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड का कई सारे ऑयल सीड आते हैं, जैसे राई, सरसों, तोरई या तरमारिया। ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप्स होते हैं, और उनकी यील्ड फ्लक्चुएट होती है हर साल। ये 2.5% टोटल क्रॉप एरिया कंट्री में कवर करते हैं। ठीक है, राजस्थान राजस्थान का 1/3 कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, और अदर लीडिंग प्रोड्यूशन कौन है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसमें समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें इस टॉपिक में ये याद रखना है कि टोटल क्रॉप एरिया कितना है एक किसी भी चीज़ का, और वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, मेन चीज़ ये याद रखनी है। उसके बाद अब दूसरे सॉइल सीड होते हैं सोयाबीन और सनफ्लावर। सोयाबीन कहाँ है, मेनली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। सनफ्लावर है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अदर जॉर्जियन एरिया। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स आते हैं। फाइबर क्रॉप्स से हम फाइबर बनाते हैं, जैसे क्लॉथ, बैग, सैक्स, और ये सब चीजें हम फाइबर क्रॉप से बनाते हैं। उसके बाद है अपना पहला फाइबर क्रॉप कॉटन।
इंडिया में शॉर्ट स्टेबल और लॉन्ग स्टेबल, मतलब अमेरिकन कॉटन और जो लॉन्ग स्टेबल होता है और इंडियन कॉटन शॉर्ट स्टेबल होता है, इंडिया में दोनों तरह का ग्रो करते हैं। शॉर्ट लॉन्ग स्टेबल कॉटन को हम नरमा भी कहते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में। कॉटन को क्लियर स्काई चाहिए फ्लावरिंग स्टेज के लिए। इंडिया जो है फोर्थ है वर्ल्ड में प्रोडक्शन ऑफ कॉटन में। लीडिंग प्रोड्यूसर कॉटन के कौन कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद आता है जूट। जूट का 3/5 जूट प्रोडक्शन इंडिया देता है। वेस्ट बंगाल 3/4 प्रोडक्शन देता है कंट्री में। उसके बाद बिहार और आसाम भी अदर जूट ग्रोइंग एरियाज हैं। अब अदर क्रॉप्स हैं शुगर केन, टी एंड कॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। शुगर केन मेनली इरीगेटेड क्रॉप है। इट्स कैंगो एंगोटिपलिंग, इट्स कल्टीवेशन इज लार्जली, ये कहाँ का कल्टीवेशन इसका मेनली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शुगर केन गोन एरिया इन वेस्टर्न इंडिया स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र एंड गुजरात में स्प्रेड है। साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ है? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, किसके बाद? ब्राजील के बाद। अब आते हैं कहाँ पे? टी पे। टी प्लांटेशन क्रॉप है और बेवरेज की तरह यूज करते हैं। ब्लैक टी लीव्स को फर्मेंट करते हैं, लेकिन ग्रीन टीज को फर्मेंट नहीं किया जाता है। इट इज ग्रोन ओवर अनडिल्यूटेड, ये हिली एरियाज में मेनली ग्रो करते हैं जहाँ सॉइल जो है ह्यूमिड और सब ह्यूमिड होती है, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक की, ठीक है। ये कहाँ का होता है? ये ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम में, सब हिमालय रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में यहाँ पे होता है, ठीक है। कॉफी। कॉफी भी प्लांटेशन क्रॉप है। इसके सीड को रोस्ट और ग्राउंड किया जाता है और बेवरेज में यूज किया जाता है। 3 तरह की कॉफी है, अराबिका, रोबस्टा एंड लिबरिका। इंडिया में सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉफी हम लोग ग्रो करते हैं जो है मेनली अराबिका। इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली 3.2% ऑफ कॉफी ऑफ द वर्ल्ड एंड रैंक 7th। इंडिया 7th नंबर पे है कॉफी में। और ये कहाँ कहाँ है कॉफी? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये हम लोग, ये मेनली टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब थोड़ा ये है समझने वाला पोर्शन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। डेवलपमेंट इंडिया में कैसे एग्रीकल्चर का हुआ, ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हम इस बात पे इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं कि अबाउट 57% ऑफ लैंड इज डिवोटेड टू क्रॉप कल्टीवेशन। वेयर इन द वर्ल्ड द करस्पॉन्डिंग शेयर इज ओनली 12%। मतलब इंडिया में 57% क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, लेकिन वर्ल्ड में इसका करस्पॉन्डिंग शेयर क्या है? 12%, ठीक है। लैंड ह्यूमन रेशियो भी इंडिया में 0.31 हेक्टेयर है, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ वर्ल्ड एज अ होल। लैंड ह्यूमन रेशियो भी इंडिया में अपना जो है कम, लैंड ह्यूमन रेशियो कम है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इमीडिएट इंडिपेंडेंस के बाद क्या था? इमीडिएट गोल गवर्नमेंट का था फूड ग्रेन को बढ़ाना, क्योंकि उस समय लोग भुखमरी से मर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को अपना फूड ग्रेन का इंक्रीज बढ़ाना था। तो क्या क्या किया? क्या क्या हम लोग का गोल था? पहले स्विचिंग ओवर कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप को स्विच करना था। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉप ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे जो लैंड ऑलरेडी कल्टिवेट है वहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज करना। और इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया को इंक्रीज करना। कैसे करना? कल्टिवेबल और फैलो लैंड को भी उसके अंदर बनाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? न्यू सीड वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस नोन एज हाई यील्डिंग वैरायटीज आर अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बाय मिड 1960s। 1916 में क्या हुआ? हाई, जो हमारे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स थे वो अवेलेबल हो गए थे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने इसका एडवांटेज लिया और इंट्रोड्यूस पैकेज टेक्नोलॉजी कंप्राइजिंग हाई यील्ड वैरायटीज along with chemical fertilizer in irrigated area of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। मतलब इंडिया ने क्या किया? इसके जो नए सीड वैरायटी ऑफ व्हीट के और राइस के अवेलेबल हो गए थे, हाई यील्ड वैरायटीज, उसके बाद इंडिया ने इसका एडवांटेज लिया और केमिकल फर्टिलाइजर के साथ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इरिगेटेड एरियाज में यूज किया। तो इस स्ट्रेटजी से हमारा जो था एग्रीकल्चर में बहुत इंक्रीज हुआ। मतलब फूड ग्रेन्स का इंक्रीज एट द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एट वेरी फास्ट रेट। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज हुआ, तो इसको इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसे बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया में आया था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या थी कि ये रीजन रीजन मतलब रीजन बाइज था। मतलब ये कहाँ था? ये मेनली इन एरियाज में हुआ था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में। और ये राइस और व्हीट मेनली ये उगाए गए थे। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन was initially confined to irrigated areas only. This led to regional disparities in agricultural development in the country till the 70s, और रीजनल डिस्पैरिटी थी। अब ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। अब अपनी देश में एग्रीकल्चर आउटपुट और टेक्नोलॉजी ग्रोथ कैसे हुआ है एग्रीकल्चर का? प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मैनी क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, शुगरकेन, ऑयलसीड, कॉटन हैज इंक्रीज। इन सब की यील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग हैं किसके? राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगरकेन एंड वेजिटेबल्स के, ठीक है। हमारा नेट इरीगेटेड एरिया कंट्री में बढ़ा है फ्रॉम 20.85 टू 50.66 मिलियन हेक्टेयर।
1950 से 2001 तक इतना एरिया हम लोग का नेट इरिगेटेड एरिया बढ़ा है। और इस 50 सालों में एरिया इरिगेटेड मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.71 टू 20.46 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ पेस्टिसाइड भी बढ़े हैं। अब अब इसके बाद स्टार्ट होता है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है इरेक्टिक मानसून। क्योंकि हमारा मानसून जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई फिक्स नहीं है कि इसी मतलब जो जो एक्सपेक्टेड डेट होती है उनसे काफ़ी वेरिएशंस होता है। तो हम लोग जो जितने भी क्रॉप्स हैं रेन पे डिपेंड करते हैं, उन पे अफेक्ट होता है। और हमारे जो कैनाल्स हैं जो उससे हम इरिगेशन करते हैं उनमें भी सप्लाई अच्छी नहीं होती है। ठीक है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में जो इंटरनेशनल लेवल है उनके कंपैरिजन में यील्ड क्रॉप्स की बहुत कम है। हाई लैंड पे हाई प्रेशर है। लेबर प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो है इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल रिसोर्स और इंडेप्टनेस पे वो है, लोग हमारे देश में रूरल एरिया में काफ़ी गरीब हैं। ठीक है। तो जब क्रॉप फेलियर होता है और लो रिटर्न होता है एग्रीकल्चर पे, तो वो लोग उधारी के चक्कर में डेप्ट हो जाते हैं, लैंडलॉर्ड के जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में भी काफ़ी कमी लैक है। मतलब लैंड रिफॉर्म हुए थे लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन उनका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ? इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड। आपने देखा होगा कई लोगों के पास लैंड बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कम है, जिसमें हम एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग फर्दर अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। जो लैंड होल्डिंग का एवरेज साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। फर्दरमोर इंडिया द लैंड होल्डिंग आर मोस्टली फ्रेगमेंटेड। लैंड होल्डिंग है वो मोस्टली फ्रेगमेंटेड है इंडिया में। द स्मॉल एक्साइज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आर अनइकोनॉमिक। स्मॉल साइज फ्रेंड होल्डिंग जो है अनइकोनॉमिक है। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ग्रोस फूड गेन व्हिच आर मेंट फॉर देयर ओन फैमिली कंजम्पशन। स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर जो है मोनली फूड गेन कर ग्रो करते हैं, जो उनकी फैमिली के लिए यूज करता है। मतलब उसको वो बेच ही नहीं पा रहे हैं, उससे कुछ कमाई नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रो करते हैं। अपने देश में बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मासिव अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, पार्टिकुलर अनएग्रीगेटेड ट्रैक्ट। कई सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट 4 से 8 महीने तक रहता है। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड। One of the serious problems that arises out of faulty strategy of irrigation and agricultural development is the degradation of land resource. This is serious because it may lead to the depletion of soil fertility. The situation is particularly alarming in irrigated areas. Alkalinity and salinity have already affected about 8 million hectares of land. Another 7 million hectares of land in the country has lost its fertility to waterlogging. Excessive use of chemicals such as insecticide and pesticide also has led to the concentration in toxic amount in the soil profile. समझ रहे हैं? मतलब कल्टीवेबल लैंड उसमें भी डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? हम लोग इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। ठीक है। वाटर लॉगिंग एक प्रॉब्लम है। अल्कैलिनिटी और सैलिनिटी जो है हमारे लैंड में बढ़ रही है, तो इसकी वजह से कल्टीवेबल लैंड का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग ने ये चैप्टर आखिरकार खत्म कर लिया। तो ये चैप्टर में कुछ पार्ट था, जैसे ये सब जो चीजें थी पल्सेस में, ये सब हम लोग को थोड़ा मेमोराइज करने का है। बाकी चैप्टर काफी आसान था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो थोड़ी ये वीडियो बड़ी हो गई है, तो दोस्तों थैंक यू समझने के लिए, आने के लिए। और ऐसे ही इस चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं ज्योग्राफी के अगले चैप्टर में जो है वाटर रिसोर्स। तो दोस्तों चलिए, बाय।